सारा मैटर पार्टिकल्स का बना होता है। ये बात हम पहले ही समझ चुके हैं। एंड इन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में नहीं होता तो कोई भी चीज़ अपनी जिस फॉर्म में हम देख पाते हैं वो हमें उस फॉर्म में नहीं मिलती। सारी चीज़ें यूनिवर्स की, बल्कि सारा यूनिवर्स ही स्कैटर्ड रहता। बट वी नो कि इन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ये वो फोर्स है जो इन पार्टिकल्स को, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं, उनको एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखता है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज बॉन्ड, या मोर करेक्टली वी कैन कॉल इट एज ए केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड्स ही वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखता है। एंड इट गिव्स इट डिफरेंट फॉर्म्स, जैसे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनते हैं एंड उनकी एग्जिस्टेंस पॉसिबल होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहता है दैट इज कि एटम्स जो है वो बॉन्डिंग क्यों करते हैं, व्हाई डू दे बॉन्ड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस बॉन्डिंग। तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए दो साइंटिस्ट, कोसल एंड लुइस, इंडिपेंडेंटली रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं एंड एक सक्सेसफुल कंक्लूजन वो पहुंच जाते हैं। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लुक कि उनका अप्रोच क्या था समझने का, केमिकल समझाने का, केमिकल बॉन्डिंग। इस चीज को समझाने के लिए वो एक वादी में घुसे हैं एंड जिस वादी का नाम है पीरियोडिक टेबल। तो जी हाँ, ये वही पीरियोडिक टेबल है जिसमें सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। यहाँ उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ को नोटिस किया कि जो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 18 एलिमेंट्स, जिसमें नोबल गैसेस जिन्हें हम कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो इनमें उन्हें एक पैटर्न देखा इनकी कन्फिग्रेशन में कि दे हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कन्फिग्रेशन। हीलियम को छोड़ के यहाँ पे बाकी जितने भी नोबल गैसेस हैं उनमें सबके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अलग अलग कंपाउंड्स को स्टडी करने के बाद उन्हें यही बात पता चली कि जितने भी एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं केमिकल रिएक्शन में, वो बेसिकली अटेन इसी नोबल गैस कन्फिग्रेशन को करना चाहते हैं। दे वांट टू अटेन दिस नोबल गैस कन्फिग्रेशन, और ये चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल्स में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो। एंड यही चीज़ एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन होने में, एटम्स को आपस में कंबाइन होने पे मजबूर करती है ताकि वो स्टेबल हो जाएं। इसी वजह से वो कॉम्बिनेशन के बाद केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, और इसी का नाम उन्होंने ऑक्टेट रूल बताया। ऑक्टेट रूल बताया कि जितने भी एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं दे बेसिकली वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, कि उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो ताकि वो स्टेबल हो जाएं। सारे एलिमेंट्स इसी की कोशिश करते हैं। तो उनका ये जो कंक्लूजन था उन सारे कंपाउंड्स पे फिट हो रहा था जिनको उन्होंने स्टडी किया एट दैट टाइम। सो फ्रॉम दिस कंक्लूजन वी कैन से दैट atoms form chemical bonds to gain stability by completing their octet and attain the nearest noble gas configuration. So this is the reason for the chemical bonds talk. Now the question is, how do atoms attain this octet? Octet complete कैसे करते हैं atoms? So fundamentally there are three methods to do so. Atoms या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, या गेन करेंगे, या शेयर करेंगे। तो तीन मेथड्स फंडामेंटली है जिससे ऑक्टेट कोई भी एटम अपना कंप्लीट कर लेता है, और इसी की बेस पे जो बॉन्ड होता है वो अलग अलग तरह का बनता है। तो सबसे पहले वी विल डिस्कसिंग नाउ द आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड बनता किस किस तरह से है। बिकॉज नाउ द बेस इज क्लियर कि बॉन्ड कैसे क्यों बनता है। अब आयनिक बॉन्ड कहते हैं किसे, उसको समझना हमारे लिए इजी होगा। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द आयनिक बॉन्ड्स नाउ। एटम्स के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है एंड दूसरा एटम उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे सोडियम क्लोराइड का। सो सोडियम क्लोराइड में एक एटम सोडियम पार्टिसिपेट करता है एंड अनदर एटम इज क्लोरीन। now if we look at the atomic number of sodium is 11, atomic number of chlorine is 17, एंड इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को अगर आप देखें इट कैन बी क्लियरली सीन कि जो सोडियम है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एंड दैट ऑफ द क्लोरीन, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट देयर।
तो सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो अपना ये इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या ऐसे 7 मोर इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स लेने का ऑप्शन इसके पास नहीं है, बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू डोनेट इट 7 इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जेटिकली वो पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट इज ईजी फॉर इट इज टू डोनेट दिस 1 इलेक्ट्रॉन, अपने इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मीन्स लूज करेगा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लॉस, बिकॉज एक न्यूट्रल एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक न्यूट्रल एटम में इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट, तो उसका एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाता है एंड ऑटोमेटिकली उसका एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, बिकॉज जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गया तो ऑब्वियसली जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा बाय 1, एंड आयन विल बी फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। सो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट फॉर्म्स द Na पॉजिटिव आयन। अगर हम देखें, अब क्लोरीन का केस देखें, इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सो जब हम सोडियम एंड क्लोरीन को एक रिएक्शन सिस्टम में क्लोज करते हैं, देन व्हाट हैपन्स, जो जो सोडियम है इट लूजेज दिस इलेक्ट्रॉन, ओके, अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज करके ये क्लोरीन को दे देता है। ओके, इट हैज़ अ कंप्लीट लॉस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स क्लोरीन, एंड क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। एंड बिकॉज जो क्लोरीन है इसका न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया है, दैट मीन्स एक नेगेटिव चार्ज इसका इंक्रीज हो जाता है एंड ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बनाता है। नाउ अब हमारे पास दो आयन्स बन गए, वी हैव सोडियम पॉजिटिव आयन, वी हैव क्लोरीन नेगेटिव आयन। ठीक है, सोडियम का कैटाइन हमारे पास है एंड वी हैव द क्लोराइड एनाइन। तो बिकॉज द चार्ज इज अपोजिट, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अपोजिट चार्ज व्हाट विल हैपन, इनके बीच में जो क्लोरीन एंड सोडियम है, देयर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ पे अराइज होता है इज बेसिकली कॉल्ड एज द, इसी का नाम आयोनिक बॉन्ड है। इफ वी लुक एट द पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम सोडियम की पोजीशन देखें, दिस इज द सोडियम एट द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एंड यहाँ पे क्लोरीन की पोजीशन है, एटम एलिमेंट नंबर 17। सो दिस इज सोडियम एंड दिस इज क्लोरीन। सो sodium falls among the category of metals, so this is the metal series, यानी जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, दिस पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दिस इज बेसिकली दीज आर ऑल मेटल्स, एंड जो एक्सट्रीम राइट पे मेटल्स हमारे पास हैं, एलिमेंट्स हमारे पास हैं, दे आर नॉन मेटल्स। सो द बॉन्ड इज बेसिकली फाउंड बिटवीन अ नॉन मेटल एंड अ मेटल। ठीक है, अगर हम इस आयनिक बॉन्ड की बात करें, सो यस टिपिकली ऐसा ही होता है कि जो आयनिक बॉन्ड है इट्स फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। सो वी कैन से जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड इज typically formed between a metal and a non metal। ठीक है, एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की होती है एंड टू फॉर्म द पॉजिटिव आयंस। ठीक है, दे फॉर्म द पॉजिटिव आयंस, और इसके कंपैरिजन में जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, दे फॉर्म द नेगेटिव आयंस। ठीक है, एंड इसको हम इन द रेस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी समझ सकते हैं। किसी भी बॉन्ड को, किसी भी दो एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन करें और हमें प्रेडिक्ट करना हो कि वेदर इट विल फॉर्म द आयनिक बॉन्ड या कोई और टाइप का बॉन्ड बनाए, तो हमें उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखना पड़ेगा। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज मोर देन 2, then the elements are going to form the ionic bond. For example, one very famous ionic compound is the lithium fluoride. तो इसमें अगर आप देखें, अगेन वी हैव लिथियम जो कि एक मेटल है एंड फ्लोरीन इज अ नॉन मेटल, तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है। सो इफ वी लुक एट देयर लोएस्ट स्ट्रक्चर्स, सो लिथियम जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। While if we look at the fluorine, fluorine के outermost shell में there are 1 2 3 4 5 6 and 7 electrons. Now
अगेन बिकॉज फ्लोरीन जो है इट नीड्स वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, एंड लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, सो इसका डुप्लेट बन जाएगा, मींस इसके इनर शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तब भी वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इट विल प्रेफर टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन। सो कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके फ्लोरीन को देगा, जिसकी वजह से दो आयन्स यहाँ पे बनेंगे, लिथियम का Li पॉजिटिव एंड एक फ्लोराइड आयन यहाँ पे बनेगा। नाउ देयर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू आयन्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लिथियम फ्लोराइड। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इसको देख सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द फ्लोरीन, फ्लोरीन एक बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बल्कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है ऑन द पॉलिंग स्केल, एंड लिथियम की बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट्स अराउंड 0.98। तो इनका डिफरेंस देखें तो दैट देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 3.02। अगेन इट्स मोर देन 2, तो ऑब्वियसली इनके बीच में आयनिक बॉन्ड ही बनना है, एंड दिस आयनिक बॉन्ड विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अनदर एग्जाम्पल हम लेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड, लेट्स सपोज MgCl2। तो इसमें अगेन दिस इज मैग्नीशियम इज द मेटल एंड द क्लोरीन इज द नॉन मेटल, जो इस कंपाउंड के अंदर है, आयोनिक कंपाउंड है ये। सो मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम का जो लोएस्ट स्ट्रक्चर है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। सो इट हैज़ टू लूज दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, ताकि ये स्टेबल हो जाए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। एंड इसके कंपैरिजन में अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन का जो एटम है इसके आउटर मोस्ट शेल में देर आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगेन क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो व्हेन मैग्नीशियम एंड क्लोरीन दे आर ब्रॉट टुगेदर इन द रिएक्शन सिस्टम, तो क्या होगा, बेसिकली दो क्लोरीन एटम्स आएंगे एंड दे विल टेक द 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मैग्नीशियम। तो एक मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को डोनेट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को डोनेट करेगा। एज अ रिजल्ट मैग्नीशियम पे 2+ का चार्ज आएगा, इट विल बी Mg2+। एंड बिकॉज दो क्लोराइड्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो देयर विल बी Cl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, जो इसके इस 2+ चार्ज को बैलेंस करेंगे, एंड एज अ रिजल्ट वी गेट MgCl2 एज अ कंपाउंड। एंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगेन जो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दैट इज अराउंड 1.31, एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.16। सो इनका डिफरेंस देखें, इट इज 1.85। सो यहाँ पे एक पॉइंट अराइज हो सकता है कि यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लेस दैन 2 है, सो स्टिल इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई। सो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है इट्स जस्ट अ गाइडलाइन, जो हम कह सकते हैं, इट्स नॉट अ स्ट्रिक्ट रूल। बेसिकली हमें देखना पड़ेगा वेदर देयर विल बी द डोनेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो फंडामेंटल रूल तो वही है किसी भी कंपाउंड के आयनिक या नॉन आयनिक होने का। सो बिकॉज यहाँ पे ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स आयन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। सो दैट इज वाई दिस इज द आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में हमने देखा कि देयर इज कंप्लीट ट्रांसफरेंस, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। तो एक कंप्लीट ट्रांसफर होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इस तरह के कंपाउंड्स को हम, जहां आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, दे आर टर्म्ड एज आयोनिक, दे आर टर्म्ड एज आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड्स। इनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एंड आयनिक कंपाउंड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग होती है। सो देयरफॉर ये बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग है, तो इसी तरह से कंपाउंड्स भी स्ट्रॉन्ग है, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड ऑल्सो समटाइम्स these compounds are also called as the electrovalent compounds। और आयनिक बॉन्ड को कभी कभार इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, बिकॉज अपोजिट चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उससे वो बॉन्ड बनता है। तो कभी कभार इसका नाम जो है इलेक्ट्रोवैलेंट भी दिया जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बनता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज द कोवैलेंट बॉन्ड।
सो कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है विच फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आयोनिक बॉन्ड के केस में हमने देखा था देयर इज कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू द नॉन मेटल। लेकिन इसके केस पे क्या है, शेयरिंग टेक्स प्लेस, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है, रादर दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, जिससे उनकी जो आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन है, आउटर मोस्ट शेल कन्फिग्रेशन है, वो फुल हो जाती है, मींस एटम स्टेबल हो जाता है। एंड मोस्टली दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग अकर्स बिटवीन अ नॉन मेटल, ओके, बिटवीन नॉन मेटल्स। एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है एंड इट फॉर्म्स अ बॉन्ड। एंड इस तरह के मॉलिक्यूल की एक सिंपल एग्जाम्पल है द बॉन्डिंग बिटवीन द टू एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द हाइड्रोजन एटम, जो कि सिंपलेस्ट एटम है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसके के शेल में, इसके फर्स्ट शेल में, सिंपली वी कैन से। नाउ इसके पास ये जो इसका के शेल है, इसको एटलीस्ट दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, डुप्लेट कंप्लीट होगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन्स, इन्हें दोनों हाइड्रोजन एटम्स क्या करेंगे, उनके पास कौन सी पॉसिबिलिटी है? ये गरीब सा एटम है, कोई भी इसको जो है डोनेट नहीं करेगा, कंप्लीटली इसको डोनेट नहीं करेगा, और नहीं इसके पास इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि कोई इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सके। सो द ओनली चॉइस फॉर इट इज बाय शेयरिंग। सो दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बनाते हैं, जहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना है यहाँ पे, ये इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स का है, दोनों इसे बेनिफिट उठाएंगे स्टेबिलिटी का, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, H2 मॉलिक्यूल इसी तरह से बनता है। एंड इस तरह के कंपाउंड्स जिनमें हमें कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलती है, सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स। इस तरह की बॉन्डिंग का और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो HCl की अगर हम फॉर्मेशन देखें, विल राइट द लोएस्ट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एंड क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगेन आप यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन एंड हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल्स हमारे पास हैं। अगर हम रिएक्शन सिस्टम में इनको क्लोज करते हैं, सो हाइड्रोजन इज नॉट कैपेबल ऑफ डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन। इसको कंप्लीट डोनेशन नहीं करेगा, क्योंकि उस केस में एक अनस्टेबल खुद बन जाएगा, एंड इट डज नॉट वांट टू बी अनस्टेबल। एंड क्लोरीन तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कर सकता है, लेकिन इसके पास डोनर नहीं है व्हेन देयर इज हाइड्रोजन इन द रिएक्शन सिस्टम। सो द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर देम इज व्हाट, दे विल शेयर दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड जो इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी, so we have this hydrogen, so color coding करते हैं, we have the hydrogen and we have this chlorine, so chlorine 1 2 3 4 5 6 and 7। तो हाइड्रोजन का एटम हम ब्लू कलर में रखते हैं, there is sharing of electrons, so this blue electron is from hydrogen and this red is from the chlorine। as a result इनके बीच में एक शेयर, एंड ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, this becomes the shared pair of electron and belongs to both chlorine as well as the hydrogen। तो इस तरह से इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। At last let's have a quick look between the differences of ionic and covalent bonds। तो सबसे पहली चीज जो हमने सीखी that the ionic bonds they are found between the metal and a non-metal, जहाँ पे एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके वो नॉन मेटल को दे देता है। एंड द कोवेलेंट बॉन्ड्स दे आर फाउंड बिटवीन द नॉन मेटल्स, जहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। सो आयनिक बॉन्ड्स में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रॉम द मेटल टू द नॉन मेटल। एज अ रिजल्ट टू टाइप ऑफ आयन्स आर फॉर्म्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है और एक स्ट्रॉन्ग आयोनिक बॉन्ड बनता है। In case of the covalent bonds, there is the sharing of electrons between the two non-metals, ठीक है, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों के अंदर आए, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
यहाँ पे होती है, और एज अ रिजल्ट एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ वो इंटरेक्ट कर लेता है। सो ओवरऑल रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाते हैं। आयोनिक बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनते हैं दे आर कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी कंपाउंड्स की है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड जो कोवेलेंट बॉन्डिंग से कंपाउंड्स बनते हैं दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। इन दोनों जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स यहाँ बनते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल केमिकल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, और जिनकी बेस पे इनके यूजेस भी डिफरेंट होते हैं। So that we'll learn in the future videos. So finally, some important examples of ionic compounds are sodium chloride, potassium chloride, lithium fluoride, and some of the important and very common examples of covalent compounds are hydrogen gas, oxygen gas, nitrogen gas, carbon dioxide gas, and methane gas.